मेरी सिप मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 से 5 के बीच आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, जहां हमारी कोशिश है कि हम आपकी मदद कर सकें एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में। वैसे जब बात म्यूचुअल फंड की होती है तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम आपको रिटर्न देने के लिए एक निवेश की स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। किसी स्कीम में केवल इक्विटी में निवेश किया जाता है, कोई केवल टॉप के लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के शेयर में निवेश करती है, कोई छोटी बड़ी सभी साइज की इक्विटी का मिक्स देती है, कोई इक्विटी के अलावा आपको दूसरे एसेट में भी निवेश करवाती है, डेट हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है। तो इस तरह से कोशिश ये होती है कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकें जो आपको एक अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई पोर्टफोलियो जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता कंपनी के लिए, यानी उनकी स्कीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, कुछ समय तक वो लैगार्ड हो जाता है, और इस समय किसी भी इन्वेस्टर को चिंता होती है कि भाई इसका परफॉर्मेंस अभी ठीक नहीं है, मुझे उसमें बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, क्या मुझे बदल लेना चाहिए। और इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड को स्विच करना। तो ये स्विच करने का सही समय क्या होता है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हमें ये मैंने यहाँ पर निवेश किया है, ये स्कीम में मुझे अब रिटर्न ठीक नहीं दिख रहा है, मुझे स्विच करना, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं किसी और स्कीम में शिफ्ट होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब हम देंगे कि स्विच के पीछे क्या होती है राइट रीजन, यानी किस वजह से आपको स्विच करना चाहिए। खराब प्रदर्शन आपको जो है वो उससे डरना चाहिए, फंड मैनेजर के बदलाव से डरना चाहिए, स्कीम के स्ट्रक्चर के बदलाव से डरना चाहिए। तो वो कौन सा पॉइंट है जब ये डिसीजन आपको लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर निशा सांघवी। थैंक यू सो मच निशा, वेलकम टू मनी 9 वंस अगेन। बहुत लंबा आपने हमसे ब्रेक लिया, लेकिन फाइनली हम आपको ले आए अपने शो में। शुक्रिया निशा। थैंक यू सो मच प्रियंका। और निशा से इनफैक्ट जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शो को देख रहे हैं, खुद डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ यू कुड कनेक्ट टू निशा राइट नाउ, अभी हमारे शो में अगले 40 मिनट्स तक। सो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और आपके बहुत सारे व्हाट्सएप हमारे पास आ रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सो 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। आप हमें एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इनफैक्ट ये सबसे तेजी वाला रास्ता होगा, क्योंकि अभी हम लाइव हैं यूट्यूब पर टॉप चैट के बॉक्स में जैसे ही आप क्वेश्चन डालेंगे, वैसे मैंने जैसे बोला वैसे ही जयशंकर जी का सवाल मैं देख रही हूँ। जयशंकर जी थोड़ा सा इंतजार लेते हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा हुआ है। सो हम बहुत जल्दी आपका सवाल जयशंकर जी लेने वाले हैं, और लोग भी भेजते जाइए, क्योंकि हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड स्विच आपको कब करना चाहिए और कब नहीं, क्योंकि बहुत सारे रीजन है जब आपको नहीं भी करना चाहिए। निशा, वेलकम वंस अगेन। तो आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे लोग आके पूछते होंगे कि ये जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, ये सोच कर किया, वैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे बदलना है, कब बदलना चाहिए, आप कब एडवाइस करते हैं, क्योंकि आपका तो काम ही, आप दिन भर लोगों को एडवाइस देती हैं। तो ये एडवाइस पहले तो कितने लोग आपसे ये पूछते हैं, दिन में आप कितने ऐसे सवालों को का जवाब देती हैं, और क्या कहती हैं उनको कि कब आपको बदलना चाहिए म्यूचुअल फंड की स्कीम, कब स्विच करना चाहिए। तो प्रियंका, ये सवाल जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है, ये सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि फोमो हो जाता है लोगों को कि कहीं मैं गलत स्कीम में तो नहीं हूँ, या मेरे फ्रेंड के 34% है और मेरे सिर्फ 22 है, तो क्या मैं बेटर स्कीम में हूँ या नहीं हूँ, ये देख के बताइए पोर्टफोलियो को। तो एकदम सही कहा आपने कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। प्लस हमें ये भी पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली कि मैं अभी स्विच करूँ, रुक जाऊँ, या पैसों को ग्रो होने दूँ। तो ये सवाल भी हमें फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है कब करना चाहिए स्विच, तो स्विच करते वक्त हमें बेसिक्स को याद रखना ज़रूरी है कि आपने ये स्कीम को क्यों चूज़ किया था। आपने जब अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन किया था वो स्कीम का, तो वो स्कीम का लॉजिक क्या था? आपने उसका फंड मैनेजर, पेडिग्री ऑफ द फंड हाउस, वो फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस, उनका जो भी स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं, वो पसंद थी इसलिए एंटर किया था। तो शॉर्टर टर्म में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो नॉट अ ग्रेट आइडिया। लेकिन अगर बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रैटेजी में, मैनेजमेंट में, या फंड मैनेजर में, तो यस, हमें कंसिडर करना चाहिए आपको स्कीम को स्विच करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, सिर्फ रिटर्न्स एक पैरामीटर कभी भी नहीं होता है एक फंड को स्विच करने के लिए।
ओके, सो रिटर्न एक पैरामीटर नहीं है, लेकिन रिटर्न जब वैसा नहीं आए तो कोई भी नर्वस हो सकता है, राइट? तो आप रिटर्न को क्या कहते हैं, आप कैसे मॉनिटर करें? क्या मैं जैसे देखूं रिटर्न कम आ रहा है एंड देन आप मुझे अगर कहेंगे कि नहीं प्रियंका आपको रिटर्न कम मिल रहा है, आप तब भी बने रहो, तो आई विल ऑल्सो थिंक कि भाई क्यों बनी रहूँ, अगर मैंने पैसा इसलिए लगाया है कि मैं उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा, अगर मुझे नुकसान में ही रहना है तो मैं उसको बैंक अकाउंट में ही रखे रहूँगी ना। मैंने उसमें लगाया क्योंकि आई वांट अच्छे परफॉर्मेंस की जगह पर मैंने लगाया हो, मुझे अपने पैसे पे थोड़ी सी कमाई हो सके। तो खराब प्रदर्शन वाले म्यूचुअल फंड स्कीम को आप क्या कहते हैं, उसको कैसे मॉनिटर करें हम? खराब है तो खराब है, मुझे नहीं मिल रहा रिटर्न, आई वांट टू एग्जिट। सो नहीं प्रियंका, ये एक एकदम टिपिकल इन्वेस्टर सवाल है ये, ठीक है। और मैं बिल्कुल इसे बहुत डिटेल में जवाब देना चाहूंगी इसका। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्विच का डिसीजन आपने क्यों लिया है? आपने इसलिए लिया है क्योंकि रिटर्न्स अच्छे नहीं आए हैं। तो आपने क्या देखा था? अगर स्कीम के रिटर्न्स देखे थे तो स्कीम का जो फर्स्ट डेट ऑफ स्टार्ट था तब देखा था, और आज तक अगर उसमें पैसा रखा था तो वो रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। तो रिटर्न्स उस तरीके से कंपेयर करके देखना गलत बात है। तो आपके पैसे नहीं बने 6 महीने में, 3 महीने में, या 1 साल में, या 2 साल में, तो बैड पैरामीटर टू कंपेयर, ठीक है। अगर आपने वो स्कीम रिटर्न्स देख के आपने पैसे लगाए थे। नंबर 2, जब भी आप ये रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, हमें हमारा एक बेंचमार्क रखना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क होता है, हमेशा एक फंड मैनेजर को ऐसा तौला जाता है कि उन्होंने अपने स्कीम के बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं, स्कीम में जो बेंचमार्क कनेक्टेड है उसको बीट हुआ कि नहीं। क्योंकि अगर बेंचमार्क, ओके, सो पहले बेसिक की बात करेंगे। बेंचमार्क क्या है? जब भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है उसका एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड का बेंचमार्क जनरली होता है निफ्टी, सेंसेक्स, या जो भी उस इंडेक्स का जो कॉम्पोजिशन होता है। तो अगर निफ्टी का बेंचमार्क आपने पकड़ के इंडेक्स फंड में डाला था, तो इंडेक्स निफ्टी ने अगर रिटर्न नहीं दिया है तो आपका फंड भी रिटर्न नहीं देगा, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या था कि आपने लार्ज कैप सिलेक्ट किया है, वो भी इंडेक्स वाला, तो रिटर्न्स तभी उसमें बनेंगे जब इंडेक्स में पैसे बनेंगे, ठीक है। तो आपकी जो पैरामीटर है कंपेयर करने की, वो इस तरीके से चूज करनी चाहिए कि ओके, मेरे फ्रेंड ने एक कंपनी में डाला, मैंने भी वही कंपनी में डाला, लेकिन 2 अलग स्कीम, उसके ज्यादा रिटर्न बने, मेरे नहीं बने। तो ये गलत कंपैरिजन हो गया, क्योंकि बेंचमार्क आपने कंपेयर नहीं किया, स्कीम का जो स्ट्रैटेजी है वो कंपेयर नहीं किया, प्लस आपने ये भी कंपेयर नहीं किया कितना समय आपने उस स्कीम में गुजारा है। ये बहुत जरूरी होता है कि स्कीम में कितने दिन आपने गुजारे हैं, राइट। कस्टमर रिटर्न एंड स्कीम रिटर्न विल ऑलवेज बी डिफरेंट। सो फिर कितना आइडियल समय आप कहते हो कि आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम को देना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल टाइम पीरियड आप सजेस्ट करते हैं? प्रियंका, सो इसमें कोई आइडल टाइम फ्रेम, अगर हम एकदम बेसिक्स की बात करें तो कैसे वर्क करेगा? अगर आपने इक्विटी चूज किया है, ठीक है, यहाँ पर हम हमारे साथ तो ऐसे होता है कि हम कस्टमर्स को बताते हैं कि ये स्कीम हमने आपके बैकअप के लिए क्रिएट किया है, जो आपका लिक्विड या आपका 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपको फीस भरनी होगी तब ये पैसा लगेगा। सो दैट मनी कैन नॉट गो टू इक्विटी। तो अगर स्टॉक मार्केट से वो पैसा नहीं जा रहा है, मतलब वो डेट या हाइब्रिड में जा रहा है, जी। तो हाइब्रिड का रिटर्न लाइक अ स्मॉल कैप रिटर्न नहीं आ सकता है। लेकिन जब भी आपने इन्वेस्ट किया तब देख लिया कि हाँ मैंने ये चूज किया, निशान ने बताया है, लेकिन आप रिटर्न कंपैरिजन करते वक्त कहते हो कि अरे ये स्कीम का रिटर्न सिर्फ 10% है, लेकिन ये पैसा तो आपके सेविंग्स में था जो हमने बेटर रिटर्न लगाने के लिए 10% रिटर्न दे रहा है, राइट। तो ये क्लैरिटी ऑफ स्कीम्स इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है, आपने क्यों सिलेक्ट की थी, क्या पर्पस से। अगेन एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम हमेशा यही कहते हैं कि आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि व्हाई डिड यू चूज दैट स्कीम व्हाइल इन्वेस्टिंग। तो स्कीम किस तरह की है? अगर डेट है तो आपको रिटर्न उस तरह का एक्सपेक्ट करना चाहिए, इक्विटी है तो उस तरह का। लेकिन अगर इक्विटी स्कीम है और उसकी प्रदर्शन से मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे कितने समय में उसे डिच करना है, मतलब स्विच करना है? ओके, सो प्रियंका, जनरली अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम जनरली कहते हैं कि अगर कोई इक्विटी स्कीम को आप पैरामीटर, जैसे हमने इनिशियली पैरामीटर्स को डिफाइन किया है, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो चेंज होने के बाद भी आपको कम से कम 6 से 7 महीने देने चाहिए कि वो कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, वो चेंजेस के बाद भी, ठीक है। एंड अगर मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है तो आपको आई थिंक ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा है इज टेक्निकली ग्रोइंग। नाउ व्हेन यू कंपेयरिंग
यू कांट कंपेयर अ स्मॉल कैप रिटर्न टू अ लार्ज कैप और अ लार्ज एंड मिड कैप रिटर्न, राइट? तो आपको, आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे आपने तुरंत कहा मुझे कि अरे मेरा स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपने किससे कंपेयर किया वो जरूरी है। ऑलराइट, सो कंपेयर कीजिए, कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उसको भी आपको वॉच आउट करना है। तुरंत बहुत ही रैश डिसीजन नहीं लेना है, कुछ समय आपको देना है। बट आपका पैसा है, आपका निवेश है, और आपको क्यों समय देना है वो इसलिए देना है क्योंकि किस तरह की स्कीम है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, मुझे जब निशा कह रही है कि आपको रुकना है तो वो आपके पैसों की दुश्मन है। वो चाहती हैं कि आप एक सही दिशा में आप डिसीजन लें, एंड दैट्स वाई हम इस पर बात कर रहे हैं। अब मेरे साथ ना सूरज सिंह फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमें अपना सवाल पहले भी भेजा था और यूट्यूब पर भी भेजा था मेरे ख्याल से। सूरज जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं। आप पूछना चाहेंगे अपना पूरा सवाल? मैं देख रही हूँ कि आप अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी और डेट फंड में 500 रुपए की सिप कर रहे हैं, राइट? जी जी मैडम। और इसके अलावा आप कुछ और स्कीम में निवेश करना चाहते हैं? जी मैंने आपके पास भेजी हुई है, उनमें से मैं विशेषज्ञों से मतलब सलाह लेना चाहता हूँ कि ये फंड हमारे लिए क्या सही रहेंगे, सुटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमारे। मतलब मैंने मुझे एक मंथली आप 25 साल का रखना पड़ेगा, ये रखना है। 25 साल? इसके बाद ये जी जी मैडम बिल्कुल एकदम 25 साल। और कुछ आपने टारगेट रखा है अपने लिए? जी मैडम, कुछ टारगेट है, कुछ लक्ष्य है जितने पैसे इकट्ठे करने? 25 साल या आप रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे हैं, किस काम के लिए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल रिटायरमेंट। लेकिन मैडम हमारी स्टडी मैंने आपको बताई थी, वैसे मेरे अपने मेरे इनकम है मेरी, वो भी उसके अनुसार मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास इतनी सर्विस के बाद इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए ताकि हमको किसी और के पास या किसी के ऊपर मतलब डिपेंड ना रहना पड़े। ओके, सो वेरी नाइस। रिटायरमेंट के लिए बचाना चाहते हैं, और अभी सिर्फ एक ही जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना सूरज जी? जी मैडम, मैंने न्यू इन्वेस्टर के हिसाब से मैंने अभी नया यूट्यूब शुरू किया है, और भी काफी जानने के बाद, काफी प्रयास करने के बाद, मतलब देखने के बाद वगैरह यूट्यूब वगैरह बहुत सारे वीडियो, और उसके बाद देखने के बाद मैंने किया हुआ है। तो यही मैं जानना चाहता हूँ विशेषज्ञ कि मतलब ये हमारे लिए सही रहेगा या नहीं, जितने फंड मैंने भेजे हैं इनमें मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, या बेस्ट कौन सा रहेगा, इनमें से यही जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक आप जानना चाहते हैं अभी कौन सा होगा। सो मैं बता देती हूँ निशा, सूरज जी ने हमसे ये पूछा था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी और डेट फंड में तो ये 500 रुपए की सिप कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अभी अभी शुरू किया है, सो वेरी नाइस। रिटायरमेंट देख रहे हैं 25 ईयर्स के बाद, और पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करें, या निपॉन स्मॉल कैप में करें, या पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में करें, या एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में करें। इसमें किस में करना सही होगा? अभी इनका टिकट साइज छोटा है, 500 रुपए ही करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये मिनिमम सिप की अमाउंट है, और सूरज जी इससे शुरू करना चाहते हैं। सो जो अमाउंट है ना वो इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ये करेंगे। जो एक फिगर है वो है 100 रुपए का एक माइक्रो सिप वो शुरू करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड में। आपको इनके ये स्कीम्स कैसे लग रहे हैं? 25 ईयर्स का इनका होराइजन है अगर तो। तो सूरज जी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिड से शुरू होती है। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, इक्विटी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड बॉन्ड फंड में शुरू करके, इक्विटी एंड डेट फंड में शुरू करके। अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं और ये आप रिटायरमेंट देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे पराग पारिक आपने बताया है, ये आप चूज करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फंड है। इसमें लार्ज मिड स्मॉल प्लस ग्लोबल स्टॉक्स, जैसे आप यूएस के गूगल में, फेसबुक में, एप्पल में, मीटा में, ये सब में ये पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप बिल्कुल चूज करना चाहिए। और अगर कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्कीम्स मत सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ओवरलैप हो जाता है और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ स्कीम भी बढ़ जाता है। तो रादर यू चूज 2 गुड फंड्स एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। सो आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाला फंड है वो भी बहुत अच्छा है, और पराग पारिक आप चूज करेंगे तो बहुत बढ़िया है। ओके, सो एक फ्लेक्सी कैप आपको शामिल करना चाहिए, और क्योंकि आप छोटे अमाउंट का ये भी करना चाह रहे हैं, तो अभी आपके पोर्टफोलियो के लिए निशा कह रही हैं ये 2 आइडियल हैं। एक जो आपने ऑलरेडी आप कर रहे हो, जो कि एक हाइब्रिड फंड है आईसीआईसीआई का, बिल्कुल सही है, उसमें बने रहिए। और एक पराग पारिक में, मतलब वो जो पैसों को इतना डिवाइड कर रहे हो उसकी जगह उसको कंसोलिडेट करके पराग पारिक में डाल दें, राइट?
यस, एंड जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहेंगे, मान लीजिए अप्रेजल हो गया, बोनस आ गया या टॉपअप करना चाहते हैं, यही दो स्कीम कंटिन्यू करेंगे, आपका ग्रोथ पैसों का अच्छा आएगा. पेडिक्योर ऑफ द फंड हाउस, बोथ द फंड हाउस इज रियली गुड, द फंड मैनेजर्स आर रियली गुड, जो ये स्कीम्स को मैनेज करते हैं. इनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे इतने पुराने सालों का, तो ये बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है. तो मेरे हिसाब से कोई डरने की जरूरत नहीं रहेगी और आपको मल्टीपल स्कीम्स करने की भी जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है, क्योंकि देखिए पराग पारिक जो चूज़ किया आपके लिए निशा ने, जिसके बारे में मैं जो समझती हूँ, आपको ओवरऑल एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे रहा होगा. वो आपके लिए लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा होगा, मिड कैप में भी कर रहा होगा, स्मॉल कैप में भी कर रहा होगा. आपको अलग अलग नहीं करना होगा, इसमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होता है. तो आपको पूरा ओवरऑल जो है एक्सपोजर हर तरह की स्कीम में मिल रहा होगा सूरज जी. इसीलिए हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि आपकी फर्स्ट चॉइस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, वेरी गुड. दूसरी चॉइस होनी चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप. और आपको इंक्रीज भी करना होगा 25 साल में, आप केवल इतने तो करेंगे नहीं, तो इन्हीं दोनों स्कीम में भी इंक्रीज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. सूरज जी बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा. बेस्ट ऑफ लक, आपके निवेश का सफर बिल्कुल बहुत अच्छा रहे. आज हम निशा बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड स्कीम स्विच करने की. आपने समझाया कितने समय में आपको ये फैसला लेना चाहिए, किस पैरामीटर पर लेना चाहिए. ये समझाइए कि स्विच करने पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं, क्योंकि मैं अगर एक स्कीम से पैसे निकाल करके दूसरे स्कीम में डालूंगी तो रिडम्पशन उसे माना जाएगा, और इस पर फिर क्या टैक्स लगेगा अगर मुझे गेन्स अगर 1 लाख से ज़्यादा हो रहे होंगे और 1 लाख से कम भी हो रहे होंगे तब भी कोई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा. वो पैसा निकल के आएगा मेरे अकाउंट में, फिर जाएगा दूसरी स्कीम में. थोड़ा इसको समझाइए. So, प्रियंका, स्विच इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग, राइट? आप सेल कर रहे हो एक स्कीम से और खरीद रहे हो दूसरी स्कीम. अगर सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर कर रहे हो तो बिल्कुल वो स्विच पॉसिबल है. वो हो सकता है. आपको जो कैपिटल गेन्स होगा, मान लीजिए अगर मान ले स्कीम ए में है आप और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपया है और वो 200 हो चुका है, जब भी आप इसको एग्जिट करके, एग्जिट कर रहे मतलब स्विच कर रहे हैं, जब भी स्विच करेंगे बी स्कीम में सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के दूसरे कोई स्कीम में, तो उस स्कीम में जाने के लिए जब भी आप जा रहे हैं तो यहाँ का ये स्कीम बंद हो जाएगा. नंबर 1, यहाँ पर कोई यूनिट्स बचेंगे नहीं और जब बी में जाएंगे तो सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा. तो ये जर्नी में आपको कैपिटल गेन्स टैक्स बिल्कुल लगेगा. ये कैपिटल गेन्स कैसे लगेगा? जो गेन हुआ है, मतलब मैंने कहा 100 का 200 हो गया, आपने स्विच कर दिया तो 100 रुपए पे टैक्स लगेगा. सो सपोज ये 100 रुपए इज इक्विवेलेंट टू ₹1,00,000 प्लस, तो पहले लाख पे 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है और फिर बाकी के रिमेनिंग पे 10% टैक्स देना है. ओके, सो 1 लाख से ज्यादा के गेन्स पर आपको टैक्स देना होता तो इसका ख्याल रखिएगा. और सिर्फ गेन्स पर लग रहा है, 100 का हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन 1 लाख से ज्यादा के गेन्स होंगे तो आप जब स्कीम बदलते हैं तो आपको टैक्स वहां पर लगता है. और टैक्सेशन, प्रियंका, हाँ, दिस इज इक्विटी टैक्सेशन. यस, इक्विटी के हिसाब से. अगर डेट है तो फिर उसका तो अब तो वो आपके इनकम से जुड़ जाएगा, जिसमें वो 1 लाख की कुछ भी छूट आपको नहीं मिलने की. अब डेट टैक्सेशन हमने देखा पिछले साल बदल गया है, तो जो भी आपको गेन्स होंगे वो आपके इनकम से जुड़ेंगे और आपको अपने इनकम स्लैब के जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स देना होगा. देखिए निशा, आपके साथ रह रहे के मैं भी अब बहुत कुछ टैक्स वैक्स समझने लगी हूँ. अब हम देते हैं जयशंकर जी का लाइव क्वेश्चन लेते हैं. जयशंकर जी नमस्ते. सबसे पहले आपने सवाल पूछा इसलिए यूट्यूब का सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका ही ले रही हूँ. जयशंकर जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड में ये निवेश करना चाहते हैं. 2500 पर मंथ, 7 से 8 महीने का इनका जो है वो निवेश का नजरिया है. और निपॉन के लार्ज कैप में ये निवेश करना चाहते हैं 1000 रुपए पर मंथ. कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में करना चाहते हैं 1500 पर मंथ. तो बताइए कैसा रहेगा इनको जो है ये इकट्ठा करना चाहते हैं कुछ 2 करोड़ 7 से 10 साल के लिए. सो 3 स्कीम्स, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, निपॉन लार्ज कैप एंड कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज. और इनका साइज है ये कि 2500, 1000 और 1500 3 निवेश करना चाहते हैं 7 से 10 साल के नजरिए से. प्रियंका, आईसीआईसीआई का कौन सा स्कीम कहा, एक बार फिर से बताइए. मल्टी एसेट फंड है. हाँ, ओके, गॉट इट. सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट बेसिकली आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है. तो ये स्कीम जो है वो ओवरऑल आपको एक्सपोजर देती है विथ कमोडिटीज एंड प्रेशियस मेटल्स आल्सो एंड इक्विटी आल्सो.
प्लस इसमें डेट होता है और आर्बिट्राज भी होता है, तो आई थिंक मल्टी एसेट इज अ गुड चॉइस। कमिंग टू लार्ज कैप, जो आपका निपॉन लार्ज कैप का चॉइस है, एंड देन कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है जो लार्ज एंड मिड कैप है। और आई थिंक द लास्ट वन वाज प्रियंका, कैन यू रिपीट द लास्ट वन अगेन? कोटक, कोटक का एक है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। हाँ ठीक है, ओके। सो आई थिंक कोटक लार्ज कैप इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और निपॉन लार्ज कैप में से कोई भी एक फंड में कीजिए। मेरे हिसाब से सिर्फ लार्ज कैप करने से बेहतर रहेगा लार्ज एंड मिड कैप में कीजिए। तो या तो वो आप कोटक का सिलेक्ट कर लीजिए, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव, अगर हम पूछ रहे हैं आप मुझे, तो महिंद्रा मन्यूलाइफ का लार्ज एंड मिड कैप है, वो भी काफी कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि सिर्फ लार्ज कैप करेंगे तो आपकी एक्सपोजर जो है वो टॉप 100 कंपनीज को ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ओके, ऑल राइट। सो आपको निशा ने बता दिया है जयशंकर जी क्या करना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं लेना चाहूँगी विनय जी का क्वेश्चन। विनय जी पूछ रहे हैं कि 15 साल के लिए 2000 की ये सिप की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इनके चॉइस ऑफ फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड आपको कैसा लगता है? 15 साल का अगर नज़रिया है, 2000 का निवेश करना चाहते हैं, या आप कोई और फंड सजेस्ट करेंगी फॉर 15 years? So प्रियंका, 15 years is a really long time, and I think अगर हम मिड कैप के रिस्क समझते हैं, सो मिड कैप मतलब ये एक ऐसी कैटेगरी है जो बेसिकली 101 स्टॉक लिस्टेड ऑन द इंडेक्स टू 250, पहले सेकंड 150 स्टॉक्स जो है वो मिड कैप कहे जाते हैं। तो अगर वो 150 स्टॉक का रिस्क अगर हम रेडी है लेने के लिए, बिकॉज लार्ज कैप की तरह स्टेबल नहीं रहेंगे, लिटिल वॉलेटाइल भी रहेंगे, बट इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। लेकिन अगर ये एक ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप फंड सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको हर कैटेगराइजेशन में एक्सपोजर मिलेगा। ओके, सो एक मैं सवाल लेना चाहती हूँ जो हमारे म्यूचुअल फंड स्विच से जुड़ा हुआ सवाल कार्तिक का व्हाट्सएप पर अभी अभी आया है। कैन वी प्लीज शो कार्तिक का क्वेश्चन क्या है? और ये म्यूचुअल फंड स्विच पर हम जो बात कर रहे थे ना, इसी पर है। सो ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 5000 रुपये जो है वो सिप कर रहे थे। अब 3 लाख रुपए का इसमें कॉर्पस बन चुका है और इस फंड को वो एक्सिस लार्ज कैप में स्विच करना चाहते हैं। इस प्रोसेस में एग्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं लगेगा? ये कार्तिक का क्वेश्चन है जो हमें व्हाट्सएप पर आया है। सो बेसिकली ये स्विच करना चाहते हैं, कंपनी वही रहेगी, स्कीम बदल जाएगा। एक्सेस से स्मॉल कैप से ये अपना पैसा जो है लार्ज कैप में डालना चाहते हैं, तो कुछ एग्जिट लोड हो सकता है क्या आप बताना चाहेंगे इनको? और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया, पर मैं चाहूँगी आप कार्तिक के लिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए निशा प्लीज़। बिल्कुल। सो स्मॉल कैप में आप तभी इन्वेस्ट करते हैं, जब निवेश करते हैं, जब भी आपका होराइजन, जो आपका गोल है, वो कम से कम 7 साल होता है। ठीक है, अगर आपने पिछले 3 या 4 साल में ही ये पैसा अक्यूमुलेट किया है तो एग्जिट करना बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप, तो बेसिकली नहीं, मेरे हिसाब से एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप स्मॉल कैप से लार्ज कैप जा रहे हैं। इंडेक्स की रैली जो है वो ऑलमोस्ट हम टच कर रहे हैं, न्यू हायर्स एवरी डे, राइट? तो आप आज से ये इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे इन लार्ज कैप, तो जैसे हमने पिछले वाले सवाल में भी यही जवाब दिया था कि जब भी आप लार्ज कैप चूज कर रहे हैं तो आप अपना जो एक्सपोजर है, और अगर यही एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। सो रादर देन चूजिंग ओनली लार्ज कैप, चूज अ लार्ज एंड मिड कैप और अ मल्टी कैप विच विल गिव एक्सपोजर टू लार्ज, मिड एंड स्मॉल, ऑल कैटेगरीज टुगेदर। अगर ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसके अलावा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, आप ये एक्सिस स्मॉल कैप को कंटिन्यू करके आप लार्ज कैप कंसिडर कर सकते हैं। फिर रही बात एग्जिट लोड की, कोई भी पैसा अगर आप 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और आप उसको एग्जिट कर रहे हैं या रीडम कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। फिर आते हैं कैपिटल गेन्स की बात पर। आपका कॉर्पस वैल्यू, फंड वैल्यू 3 लाख की है, लेकिन इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी, 1.5 लाख थी, 2 लाख थी। तो अगर सिर्फ मान लीजिए कि मैं अज्यूम करती हूँ कि 2 लाख आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू थी, उसका 3 लाख हो गया, तो 1 लाख ही है आपका कैपिटल गेन्स, तो आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपका इन्वेस्टेड वैल्यू 1.5 लाख था और उसका वैल्यू 3 लाख हो गया, तो फर्स्ट 1 लाख पे आपको गेन पे टैक्स नहीं देना है, और बाकी के 50,000 पे 5,000 मतलब 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके, सो डिपेंड करेगा कि आपने कितने आपको कैपिटल गेन हुआ है। और प्लीज़ आप ये जो स्विच कर रहे हैं उस फैसले को भी एक बार, निशा ने जो पॉइंट्स कहा उस
पॉइंट्स पर, पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट कर लीजिएगा। वनीता पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। इन्होंने हमें व्हाट्सएप भी किया था। वनीता, गुड इवनिंग, प्रियंका बोल रही हूँ मैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मैंने आपको पोर्टफोलियो मेरा दिया हुआ है। उसमें सिर्फ एक ही चेंजेस है, जैसे मैंने निप्पॉन मिड कैप डाला है तो उसके जगह पे मैंने क्वांट मिड कैप का चालू किया है 4000 का SIP। ओके, और आपका क्या है लक्ष्य, क्या है, गोल क्या है वनीता? मुझे एक्चुअली विदिन 15 ईयर्स मुझे 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए फॉर रिटायरमेंट लाइफ के लिए। ओके, आप देखती हैं मनी 9? आपको हमारे शो से मदद मिलती है? यस मैम, रेगुलर देखती हूँ, अभी भी देख रही थी मैं। तो मुझे, और मेरा अभी जो कॉर्पस है जो जमा हुआ है वो 11 लाख के आसपास है, और अभी मैं 32,000 का पर मंथ SIP कर रही हूँ, जो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक करूंगी। और जैसे मेरा सैलरी इंक्रीज होता है वो मैं उसमें थोड़ा इंक्रीज भी करती जाती हूँ। तो 15 साल में 2 करोड़ हो सकता है क्या? और मुझे अगर SWP करना है सपोज 50,000 to 60,000 पर मंथ, तो वो काफी रहेगा क्या 2 करोड़ अमाउंट? ओके, ठीक है वनीता जी, बने रहिएगा आप। हाँ, हम निशा के सामने आपका पोर्टफोलियो भी ले आए हैं। बस आपने कहा कि एक जो है क्वांट मिड कैप जो है उसमें भी आप निवेश कर रही हैं, राइट? निप्पॉन इंडिया के मिड कैप को हम रिप्लेस कर देंगे क्वांट के मिड कैप से, राइट? 4,000 रुपए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पोर्टफोलियो भी इतने अच्छे से, इतने क्लैरिटी से भेजा है। तो देखिए, टोटल सिप जो कर रही है 32,000 की कर रही हैं, अभी 10,55,000 के आसपास जो है इनके पास है, और 15 साल में 2 करोड़। निशा, वनीता को क्या जवाब देंगे आप? वनीता को क्या करना चाहिए? बस आप निप्पॉन इंडिया मिड कैप को रिप्लेस कर दीजिए क्वांट के मिड कैप से। आपको लग रहा है 15 इयर्स में 2 करोड़ अचीवेबल है, और SWP भी करना है 50 से 60,000 का, वो इससे करेंगे। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे वनीता को? So we'll go step by step क्वेश्चन का आंसर। वनीता जी, इसके आगे आप स्कीम्स को एडिशन मत कीजिएगा। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 3 लार्ज कैप फंड है जो ब्लू चिप वाले हैं, और आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मल्टी कैप भी है और फ्लेक्सी कैप्स भी है बहुत सारे, ठीक है? तो इसके आगे नो मोर न्यू फंड्स। जैसे जैसे आपका गोल, अगर ये सारा पैसा सिर्फ आपके रिटायरमेंट के लिए है, जो 32,000 है, अगर हम आज से शुरू करते हैं तो ये पैसा जो है, अगर अज्यूम करेंगे कि 12% से पैसा ग्रो होगा, तो टेक्निकली आपको 40,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट बढ़ा के लेके जाना पड़ेगा टू अचीव 2 करोड़ इन 15 ईयर्स, ठीक है? तो ये था आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल था कि अगर आप SWP करना चाहते हो तो SWP में क्या 50,000 सफिशिएंट होगा? तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं वनीता जी, कि जब भी हम SWP की बात करते हैं तो एक ये है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है या नहीं रखना है, प्लस आपका जो एक्सपेंडिचर आपका रिटायरमेंट के बाद वो कम हो जाएगा या सेम रहेगा, ठीक है? ये 2 सवाल समझना ज़रूरी है। ओके, सो 50,000 टोटली डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने, पर आपको लग रहा है 15 साल में 2 करोड़ अचीवेबल है? ये प्रियंका, यस, वो अभी ऑलरेडी 32 या 34 कुछ कर रहे हैं। सो टारगेट हैज टू बी अराउंड 40। उनका ऑलरेडी 11 लाख का कॉर्पस बन चुका है। तो अगर 15 इयर्स कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे, और एवरेज पकड़ रही हूँ मैं कि पैसा रिटर्न जो उनका आएगा 12% के रेंज में अगर आएगा, तो उनको बिल्कुल उनका कॉर्पस 2 करोड़ का बन जाएगा। ओके, सो वनीता, क्या आप हमारे साथ हैं? कुछ आप एडिशनली पूछना चाहती हैं निशा सांघवी से? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सपोज मेरा 2 करोड़ का अमाउंट बन जाता है तो उसमें से मैं 50,000 या फिर 60,000 पर मंथ निकाल सकती हूँ क्या? SWP कर सकती हूँ, वो सफिशिएंट होगा क्या? मतलब या उससे कम करना पड़ेगा मुझे? मैम, वनीता जी, सवाल ये है कि जब भी आप ये विड्रॉ करना चाहते हैं तो कितने साल के लिए विड्रॉ करना चाहोगे? ये एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। SWP बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कितने साल तक आपको विड्रॉ करना रहेगा। सो हम जनरली एज अ बेसिक कैलकुलेशन जब भी करते हैं तो हम कहते हैं कि SWP शुड बी टिल लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज 90। हम ये कैलकुलेट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कि 90, बिकॉज यू कांट अंडर प्लान। तो जब भी आप हम ये कैलकुलेशन में डालते हैं, वर्किंग्स करते हैं, तो ये समझना जरूरी है। ओके, सो वो आपके पूरे उस समय के लाइबिलिटीज और उसकी ज़रूरत और वो पैसा आपको कितने समय के लिए चाहिए होगा, इस पर डिपेंड करेगा। पर 2 करोड़ अचीवेबल है वनीता जी आपके लिए। थोड़ा सा आपको सिर्फ जो है बढ़ाना होगा। टॉपअप हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप इसको ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए अगले कॉलर मेरे साथ RK पटेल जुड़ चुके हैं। RK पटेल जी से बात करते हैं। मिस्टर पटेल, मनी 9 में स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, कैसे आपकी हेल्प करूँ
बताइए, आप अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहते हैं? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैंने पोर्टफोलियो आपको भेजा है, उस पे मेरा टारगेट है 10 से 12 साल में 1 CR का। क्या ये हो पाएगा? 20,000 मंथली करता हूँ मैं। अभी चालू किया मैंने आपके वीडियो देख के। ओके, हमारे वीडियो को देख के चालू किया है। ओके ग्रेट, चलिए आई एम ग्लैड आपको मदद हम कर पा रहे हैं, लेकिन अब इवैल्यूएट करते हैं। आप बने रहिए, कुछ एडिशनल क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे तो। पटेल जी का जो ये भी सामने है पोर्टफोलियो निशा, क्वांट स्मॉल कैप में 4,000 का निवेश है, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 4,500 का निवेश है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 5,000 का निवेश है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है 3,500 का निवेश, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 3,000 का निवेश है। 10 से 12 साल का वक्त देना चाहते हैं, अभी निवेश शुरू किया है, 1 करोड़ तक पहुंचना है, और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड भी है इनके पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, तो कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का ये सिर्फ अभी कर रहे हैं। करेक्ट। सो प्रियंका, अगर 20,000 मंथली कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ जो है ये पैसों की अप्रोक्सीमेटली अगर हम 12% भी पकड़ते हैं, तो ये ग्रोथ आई, फ्यूचर वैल्यू इसकी दिखा रही है 10 ईयर्स के बाद इज क्लोज टू 46 lakhs। ठीक है, तो अगर हमें 1 करोड़ का टारगेट करना है तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट क्लोज टू डबल करना पड़ेगा। ओह, सो आप कह रहे हैं कि 40,000 की सिप करनी होगी 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए? हाँ, यस, और अज्यूमिंग 12% ऑफ रिटर्न। ओके, मतलब ओके फाइन, सो यानी सिप तो जस्ट डबल करना होगा। पटेल भाई, आप हमारे साथ बने हुए हैं? हाँ जी। आपने सुना क्या बोला निशा मैम ने? कैसा है, आपको लग रहा है आप बढ़ा सकते हैं वो तो बोला इसको? सही है, लेकिन इसमें अभी जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है या नहीं, कंटिन्यू करूं, कैसा है वो? हाँ, मैं उसमें 2-3 पॉइंटर्स बताना चाहूंगी आपको आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के ऊपर। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप सुपर, आपका एक्सपोजर जो है वो काफी स्मॉल कैप और मिड कैप के तरफ है, और वो भी ओवरलैप्स है। मतलब मान लीजिए HDFC का मिड कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है, और फिर स्मॉल कैप में भी 2 फंड्स है। तो नंबर ऑफ फंड्स जो है, और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी लार्ज एंड मिड कैप जैसा है, इसमें भी ग्लोबल एक्सपोजर होता है एक्सेस में। तो ये बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ फंड्स मत बताइए, बढ़ाइए। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी फंड्स में आप अमाउंट बढ़ाइए, या जब भी आपके पास सरप्लस होगा तो आप उसमें टॉपअप भी कीजिए। सो हमारे हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप आर गुड कैटेगरीज टू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट। सो यू डोंट नीड टू टाइम इट, यू डोंट नीड टू करेक्ट इट, और आपको कुछ उसको प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट हो जाता है। तो आपको कभी भी कोई सिचुएशन में ऐसा नहीं लगेगा कि अगर अरे सिर्फ लार्ज कैप परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ मिड कैप कर रहा है, या सिर्फ स्मॉल कैप कर रहा है। तो डाइवर्स रखना जरूरी है, लेकिन इतने सारे फंड्स होना जरूरी नहीं है। ओके, सो बहुत सारे फंड्स नजर आ रहे हैं, इसका ख्याल रखिएगा, थोड़ा आपको सिप बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और मनी 9 देखते रहिएगा ऐसे ही। एक अब हम लाइव क्वेश्चन नमिता जैन का लेंगे। नमिता पूछ रही हैं कि भाई ये जो है एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और इन्होंने 35% जो है इनके पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स की तरफ डेडिकेट किया है, और इसमें भी ये एक सिप कर रही हैं अभी, वो है कैनेरा रोबेको के फ्लेक्सी कैप में। क्या ये सही चॉइस आपको दिख रही है? सो 35% निवेश कर रही हैं नमिता सिर्फ इक्विटी में, और उसमें भी ओनली एक फंड लिया हुआ कैनेरा रोबेको। कैसा लग रहा है आपको? ये सही है? फ्लेक्सी कैप फंड है कैनेरा रोबेको का। नमिता, अगर आप एक ही फंड में सिप कर रहे हैं, ये फंड अच्छा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो गो अहेड फ्रॉम निशा ऑन कैनेरा रोबेको, उसमें उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल, प्लीज गो ऑन विद दैट। चलिए अब हम एक लेकर आते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए अंशुल जी का सवाल आया हुआ है, और इनके ये लार्ज कैप में इनका जो ओवरऑल है वो है अराउंड 50%, मिड कैप में 40%, स्मॉल कैप में 10% है। 15,000 रुपये की ये सिप कर रहे हैं, और साथ ही में इनको और सिप ये शुरू करना चाहते हैं। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि इन्होंने हमें स्कीम्स नहीं भेजे हैं, बस बताया है एलोकेशन की। 17,000 की सिप चल रही है, जिसमें लार्ज कैप की तरफ 50% है, मिड कैप की तरफ 40% है, स्मॉल कैप में 10% है, और इसमें 15,000 का एडिशन करेंगे। तो आपको ये मिक्स कैसा लग रहा है?
सो अंशुल जी, आपने अपनी उम्र भी नहीं बताई है कि अगर हम लॉन्ग टर्म पकड़ रहे तो हम लॉन्ग टर्म को 20 ईयर्स 10-15 ईयर्स तो पकड़ेंगे कि 15 to 20 ईयर्स तो आप ये पैसा इन्वेस्ट करोगे ही करोगे। आई थिंक स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, लेकिन आप उसको स्मॉल कैप फंड में मत कीजिए, रादर यू डू इट इन अ मल्टी कैप फंड विच विल गेट यू मोर बेटर एक्सपोजर कंपेयर टू जस्ट बीइंग मोर कैटेगरी वाइज चूजिंग एन इन्वेस्ट स्कीम। ओके, सो एक मल्टी कैप जो है वो ऐड कर सकते हैं रादर देन एक पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन की स्कीम में आप जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपने अलग अलग कैपिटलाइजेशन वाले स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो एक मल्टी कैप जो है वो ऐड कर सकते हैं। पर निशा, मैं पूछना चाहूँगी, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये ना एक तरह से ये जो मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप, ये दोनों जो है मुझे बहुत ही लगता है कि ये एक कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर वो स्पेस है जैसे कि हम अंशुल के पोर्टफोलियो में देख रहे हैं, तो वो मल्टी कैप लें या फ्लेक्सी कैप लें। ही कुड ऑल्सो गो फॉर अ फ्लेक्सी कैप, राइट? तो प्रियंका, फ्लेक्सी कैप में ये है कि फंड मैनेजर का चॉइस चलता है कि वो कितना लार्ज कैप रखेंगे, कितना मिड कैप रखेंगे और कितना स्मॉल कैप रखेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर अ लॉन्गर टर्म, इन्होंने कहा है कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, तो सारे कैटेगराइजेशन में एक्सपोजर जरूरी है। इसलिए मल्टी कैप, क्योंकि यहाँ पर हम फंड मैनेजर पे प्ले नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने स्कीम्स भी नहीं बताए हैं। तो अगर वो स्कीम्स बताते तो भी हम शायद और इन्फॉर्मेशन दे पाते, बट अगर इसके बेसिस पे मुझे अगर इन्फॉर्मेशन देनी है या एडवाइस देनी है या रिकमेंडेशन देना है, तो आई वुड रादर से गो टू अ मल्टी कैप रादर देन अ फ्लेक्सी कैप। क्योंकि अगर करंटली हम देखेंगे हमारे फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में, दो दे आर कॉल्ड फ्लेक्सी कैप बट दे आर मोर बेंड टुवर्ड्स लार्ज कैप। ठीक है, ओके। सो मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से अंशुल जी ज़्यादा सही लग रहा है निशा को, लेकिन प्लीज़ जब आप अगली बार क्वेश्चन भेजें तो अपनी स्कीम्स के भी अगर नाम देंगे और अपना एज भी अगर आप लोग शेयर करेंगे, तो हमारे एक्सपर्ट को बहुत आसानी होती है समझने में कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या रहेगी, और उस हिसाब से हम आपको जवाब दे पाते हैं। सो एक बार क्विकली मैं रिकैप दे देती हूँ नंबर्स का, ताकि निशा भी थोड़ी सी सांस ले लें। सो हम आपको अगर निशा से बात करनी है, व्हाट्सएप भेजना है, तो आपको यूज़ करना है 9311121874। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com। और इस पॉइंट पर मैं कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आप लोग के सवाल इतने आ रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ रहा है कि चलिए हम आपकी किसी तरह से मदद कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ भेजते रहिए अपने क्वेश्चंस, और यूट्यूब पर लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन मैं लाइव मोहम्मद बैसल जी का ही लेने वाली हूँ जो यूट्यूब पर आया हुआ है। और हम अभी म्यूचुअल फंड स्विच की बात कर रहे थे, और मोहम्मद बैसल जी का सवाल यही है, 2021 मार्च से ये जो है 10,000 रुपए की सिप कर रहे हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में। ओके, सो काफ़ी लंबा समय इन्होंने दिया है, ऑलमोस्ट 4 साल। अब बोल रहे हैं कि दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस लो है, क्या मैं अब इसे स्विच करूं, अब सही रहेगा इसे स्विच करना? ये जल्दबाजी तो नहीं दिखा रहे हैं निशा, क्योंकि कई बार होता है कि जल्दबाजी में लोगों को लगता है कि भाई स्विच करते हैं, 2021 से निवेश कर रहे हैं, पर इनको लग रहा है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ने इनके निवेश को वैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो ये अगर स्विच कर लें तो ये सही डिसीजन होगा, और करें तो फिर किस तरह की स्कीम में करें? प्रियंका, इट्स नॉट अ बैड फंड, ठीक है। एवरी फंड हैज अ साइकिल जनरली। तो अगर आपको और आपके पास और पेशेंस है, आप रुकना चाहेंगे, तो यू शुड कंटिन्यू द फंड, बिकॉज 2021 का जो हमारा इंडेक्स था और हम आज के जो इंडेक्स पे है, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, राइट। तो अगर आप यहाँ से एग्जिट करके आप किसी और में जाते हैं ये सोच के कि वो बेटर है, तो वो जर्नी आज से इन्वेस्टमेंट की शुरू होगी, राइट, आज के इंडेक्स से। सो अगर आप कम कर देना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, 10,000 की जगह 5,000 वहीं कंटिन्यू करके आप कोई मल्टी कैप में, या आप एक क्या कहते हैं कोई सेक्टोरल फंड लेना चाहेंगे, तो बिल्कुल वो एक एक्सपोजर हम प्लान कर सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट कंप्लीटली एग्जिट कर देना आई थिंक नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओके, सो एक्सपर्ट इज थिंकिंग अदरवाइज। बैसल जी कह रहे हैं कि आपको नहीं स्विच करना चाहिए, पर मैं एज एन इन्वेस्टर सोचती हूँ कि अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है और आप स्विच करना चाहते हैं,
तो कर लीजिए। निशा ने वो भी बता दिया कि कहाँ आप कर सकते हैं। मल्टी कैप, राइट? आप कह रहे हैं मल्टी कैप। या सो प्रियंका, एक और चीज जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर मिस कर देते हैं, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक है, ठीक है, आई मीन एक थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन मैं बताना बिल्कुल चाहूंगी कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 3 4 5 साल पहले आपने शुरू करा है, उस फंड का एक साइकिल है। जो मान लिया आपने ए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया था, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने बी सिलेक्ट किया था, तो अगर वो बी ने ज्यादा अग्रेसिवली काम करके वो डिलीवर कर दिया रिटर्न और आपका कम आया, ठीक है, बेंचमार्क को बीट किया है, ठीक है, बेंचमार्क का रिटर्न बीट हुआ है, लेकिन आपको आपके फ्रेंड जितना रिटर्न नहीं मिला है, तो आप उसे पीयर टू पीयर कंपैरिजन में आप बोल सकते हैं कि ठीक है, मेरा परफॉर्मेंस कम था, ठीक है, लेकिन आप उसको एग्जिट करके वापस अगर आज री इन्वेस्ट करते हैं ना प्रियंका, तो इट्स लाइक आपने एक सीड सो किया था, ठीक है, वो ट्री को ग्रो करने के लिए, कि आम का पेड़, जब आप आम की गुठलियां सो करते हैं तो आम आने के लिए 7 साल लगते हैं, तो 7 साल में आप इसको कभी भी उस झाड़ को तोड़ नहीं देते हैं, राइट? एक पौधा आता है, पौधा से वो बड़ा बनता है, उसमें ब्रांचेस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट आता है। तो इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज अ पेशेंस गेम। तो जब भी हम ये बात करते हैं तो आपको समय को समय देना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप ये 7 साल जब भी हम मैंगो ट्री को देते हैं फर्स्ट फ्रूट्स डिलीवर करने के लिए, तो आपको कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको इतना समय देना पड़ेगा। 1 year 2 year 3 years नॉट अ ग्रेट टाइम टू जस्ट गेज एंड जज कि मेरा स्कीम परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए थे। ओके, सो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर भी निशा ने हमको बता दिया कि हमारा जो फोमो रहता है, या फिर वो पेड़ का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा निशा। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमनाथ बॉम्बिंग, आप इनकी जो है लिस्ट काफ़ी लंबी है, इनके पोर्टफोलियो को बताती हूँ, इनके टारगेट्स मैं फिर बताऊंगी ये मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं। तो प्लीज़ चलिए इनका पोर्टफोलियो दिखा देते हैं हम एक बार। नावीन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2000 की सिप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 2000 की सिप, ICICI ब्लू चिप 1000 की सिप, HDFC मल्टी कैप 1000 की सिप, महिंद्रा के बैलेंस एडवांटेज फंड में कर रहे हैं 1000 की सिप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में 1000 की सिप है। 25 साल में 1 करोड़ का फंड जो है इस पर है सोमनाथ भौमिक की नजर। क्या ये पोर्टफोलियो इन्हें यहाँ तक पहुंचा सकता है? निशा, योर व्यूज? ओके, सो प्रियंका, ओवरऑल लुक्स गुड, नॉट सो बैड पर से, बट आई कैन सी सम स्कीम्स विच आर जस्ट न्यू। जैसे महिंद्रा बैफ है, वो ज्यादा नया मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, इंडेक्स फंड लिया है और स्मॉल कैप भी लिया है, प्लस लार्ज कैप लिया है और मल्टी कैप भी लिया है, और आगे देखेंगे तो बैफ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी लिया हुआ है। आई थिंक इससे ज़्यादा आप स्कीम्स को ऐड नहीं कीजिएगा, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल एक्सपोजर हर कैटेगरी को है। 25 साल में 1 करोड़ बिल्कुल ये बन सकता है। आपको सिप अमाउंट जो है वो कंसिस्टेंटली रखनी होगी और बढ़ानी पड़ेगी। ये टोटल तकरीबन 10,000 है प्रियंका। यस, अराउंड 10,000। मैंने काउंट नहीं किया इतने क्विकली निशा। हाँ कोई नहीं। सो मैं एक बेसिक मैथ बताती हूँ ना, कि अगर आप 10,000 रुपये हर मंथ कर रहे हो फॉर 25 ईयर्स, तो वो पैसा कितना बनता है वो तो बेसिक हम बता ही सकते हैं, राइट? 10,000 मंथली इन्वेस्टेड फॉर से मनी ग्रोइंग एट 12% फॉर 25 ईयर्स, तो ये आपका पैसा बनता है 1.89 crores. This is power of compounding, nothing else. All right, so pretty much आप ट्रैक पर चल ही रहे हैं मेरे ख्याल से। ओके, लाइव क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी आकाश तूर का, क्योंकि मोस्ट आस्क्ड अबाउट थीम के बारे में ये पूछ रहे हैं। आकाश तूर जानना चाहते हैं कि भाई मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस NFO में निवेश करना चाहिए, क्या है आपकी राय? डिफेंस जो है एक थीम है जो लोगों को पसंद आ रही है। Yes, Priyanka, defense as a sector, especially again Modi ji coming to power, I think इसमें heavy investments होगा। अभी बजट अभी ड्यू है, बहुत जल्द बजट भी आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि डिफेंस को कितना पैसा एलोकेट किया है। प्लस हमने एक बीच में एक न्यूज़ सुनी थी कि इंडिया अभी डिफेंस रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि डिफेंस को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये फंड, जब भी आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो टारगेट है वो 2 3 4 साल नहीं होने चाहिए, 7 से 10 साल होना चाहिए, तो ही आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। वरना अगर आपका इतना होराइजन नहीं रहेगा तो मत डालिए पैसा। ओके, सो 7 से 10 साल आकाश, अगर आप इतने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं
तो प्लीज़ गो फॉर इट। शॉर्ट टर्म का अगर आपका नज़रिया होगा देन प्रॉब्ली ये आपके लिए राइट चॉइस नहीं हो। योगेश सिंह का सवाल है कि ये सालाना LIC का प्रीमियम भर रहे हैं 18,000, 15 साल में 4 लाख जो है वो इससे अभी जमा हो चुके हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस पैसे को निकाल करके करते हैं, आपने 4 लाख भर दिए हैं लेकिन आज एग्जिट करते हैं तो सरेंडर वैल्यू कितनी आती है वो समझना ज़रूरी है। और ज़्यादा नुकसान अगर नहीं हो रहा, 6 साल हो चुके हैं आपको ये भरते हुए, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि पहले आप टर्म प्लान ले लीजिए अपने लिए, कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को सफिशिएंट पैसा मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस इन फॉर्म ऑफ टर्म प्लान के थ्रू। और अगर उसके बाद जो आप ये बाकी का पैसा निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए। ठीक है। सो अगर आप इससे मूव करना चाहते हैं ना योगेश जी, 10 साल के लिए फिर ये निवेश करना चाहते हैं, इन्होंने अभी ऐड किया है, सिप करना चाहते हैं या लमसम, ये भी पूछ रहे हैं, पर उससे पहले ना आपको प्लीज़ ये देखना है कि आप कहीं ऐसा ना हो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपने सेफ्टी, अपने रिस्क वाले हिस्से को इग्नोर कर रहे हो। इंश्योरेंस क्योंकि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये ईदर और नहीं है कि इंश्योरेंस कर लें या म्यूचुअल फंड खरीद लें। म्यूचुअल फंड अलग आप टारगेट्स के लिए या अलग अपने गोल्स के लिए करते हैं, और इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस पर खुद निशा काफ़ी कुछ हमें मदद करती हैं, समझाती रहती हैं, और इंश्योरेंस की मैं कह सकती हूँ फ्लैग बेरर हैं, समझाती हैं कि आपके पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। चलिए निर्मल रावल जी का सवाल लेते हैं, पिथौरागढ़ से हैं निर्मल जी। इन्होंने बताया कि 13,000 रुपये की 7 सिप चल रही है। सिप कहाँ कहाँ है? तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में है, डायरेक्ट प्लान में 2,000 की सिप, एक्सिस ब्लू चिप फंड की डायरेक्ट प्लान में 2,000 की सिप कर रहे हैं, एक्सिस मिड कैप फंड में 2,000 की सिप है, एक्सिस की 25 फोकस डायरेक्ट प्लान में 2,000 की सिप है, पीजीआई में इंडिया की अब मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है इनके पास, जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC के इंडेक्स फंड में निवेश है, BSE सेंसेक्स, अच्छा HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान में निवेश है 1,000 का। एक्सेस के फंड्स में 2 साल से ज़्यादा हो गया, बाकी फंड्स बाद में ऐड किए हैं। पोर्टफोलियो पर आपकी राय जानना चाहते हैं। सो डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग निशा? यस, एक बार मुझसे फॉर एक बार फ्लैश अगर देंगे ना कि स्कीम्स जो है उनके पोर्टफोलियो एक बार हम फिर से स्क्रीन पर ले आए प्लीज निशा के लिए। ओके, सो क्वांट फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि निशा खुद आप देखते रहिए और जवाब दीजिए। Yes, so flexi cap, good choice. Blue chip, I think, rather than choosing a large cap or a blue chip fund, you should select a large and mid cap fund. Mid cap already आपके पोर्टफोलियो में है, तो आई थिंक 2 फ्लेक्सी कैप फंड हो चुके हैं, मिड कैप के भी 2 फंड है। तो आई थिंक जब भी आप ये चूज कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। नंबर ऑफ फंड्स बढ़ाने से रिटर्न नहीं बनते हैं। और आपने जो HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स लिया है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 स्टॉक्स का एक्सपोजर रहता है, तो वो 36 स्टॉक्स इज इक्विवेलेंट टू योर ब्लू चिप फंड ऑल्सो, जो टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में, तो 2 की जगह आप एक करके वो फंड का में ज़्यादा एलोकेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्वांट फ्लेक्सी कैप में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ब्लू चिप फंड में डेफिनेटली आप डिसकंटिन्यू कीजिए, सो बिकॉज आप सेंसेक्स फंड, इंडेक्स फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फोकस फंड ये एक कैटेगरी है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि फोकस फंड में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसमें स्टॉक इज ऑलवेज लिमिटेड टू 25 to 30 स्टॉक्स, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी आपके इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड से नहीं आएगी। लेकिन जब भी फोकस फंड में रिटर्न्स आती है, तो दैट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द इयर्स व्हेन इट डिडंट डिलीवर। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि फोकस में क्यों हो। अगर मान लो कि अगर वो आपका टारगेट नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको एग्जिट कर दीजिए, बिकॉज फोकस फंड ऑल्सो रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ SS यादव का, जो लाइव पूछ रहे हैं। और ये SS यादव ने कहा कि आपने अपने पिछले शो में मेरा शो लिया था, इसके लिए थैंक यू यादव जी, थैंक यू, आपने सवाल पूछा। और आज यादव जी अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रहे ना। ये क्वेश्चन मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि उनका बेटा अभी सिर्फ 20 साल का है, विच इज़ सो गुड। यादव जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर अभी से उन्होंने निवेश शुरू कर दिया ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि देखिए अब इनके बेटे को ये इन्वेस्टमेंट शुरू करवाना चाहते हैं, पर मंथ 2,000 रुपये का वो निवेश चाहते हैं कि उनका बेटा करे, और अगर 20 साल का है अभी तो एकदम न्यू बिगिनर फ्रेश है। निशा, आप यादव जी के बेटे के लिए क्या स्कीम सजेस्ट करेंगी 2,000 का अगर निवेश शुरू करना चाहते हैं?
सो अगर 2000 का अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेंगे और लंबे समय के लिए करना चाहेंगे तो बिल्कुल मेरा चॉइस रहेगा HDFC मल्टी कैप फंड, बिकॉज यू गेट एक्सपोजर टू ऑल द 3 कैटेगराइजेशन एंड द मनी विल कीप ग्रोइंग। ओके, सो मल्टी कैप फंड, अलग अलग आपको कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर निवेश मिल जाएगा। एक ही स्कीम के जरिए आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में जो है इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सो मल्टी कैप बिल्कुल सही है एक बिगिनर के लिए। ठीक है, अभी अब मैंने आपसे पूछा था मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप। देखिए यहाँ पे रोहित पांडे पूछ रहे हैं कि इन्होंने पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप में 5000 रुपये मंथली सिप शुरू की है, ये फंड कैसा है मैम? ओके, सो ये मेरा बहुत पर्सनली बहुत फेवरेट फंड है। इसमें बिकॉज आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करने से आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फॉरेन स्टॉक्स की एक्सपोजर मिल जाती है। तो इमेजिन कीजिए कि आप अगर फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना बड़ा फंड होना चाहिए, आपके पैसा होना चाहिए, या आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कितने सारे पेपर वर्क और कितना टैक्सेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसकी ऑल्टरनेटिवली यू हैव पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो आपको इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट करने से आपको ग्लोबल कवरेज मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये मेरा हमेशा ये ऑल टाइम फेवरेट फंड है, ऑल सीजन फंड है। येस, देयर हैव बीन टाइम्स के इनके रिटर्न्स नहीं दिख रहे थे बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, बट इफ यू आस्क मी, अगर एक ही इन्वेस्ट फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट फंड टू स्टे इन्वेस्टेड। ओके, सो प्लीज इन्वेस्टेड रहिए। मैं अब लेती हूँ एक सीनियर सिटीजन का क्वेश्चन, जयबीर सिंह जी का लूँगी। रिटायर्ड हैं और ये इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं ELSS में, HDFC का फंड है इनके पास, मिराए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वांट फंड है, और जो मिराए फंड, मिराए का नाम फंड का नहीं दिया जयबीर सर आपने, तो बताइए। और पराग पारिक में भी निवेश है 2 लाख का। क्या इनको लग रहा है कि जो इनका मिराए की स्कीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको क्या वो स्विच कर लें? और ये 5 साल से निवेश कर रहे हैं। व्हाट आई कैन पिक अप फ्रॉम हिज क्वेश्चन, स्कीम्स के नाम नहीं दिए हैं। सो आपको क्या लग रहा है, 5 साल से उनको निवेश कर रहे हैं, मिराई के एक स्कीम में जयबीर जी को प्रॉब्लम है मिराई एसेट की, तो आप उन्हें कहेंगे क्या स्विच कर लें? सो अगेन प्रियंका, एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते वक्त तो अगर आपने अगर मेरे का कोई डेट फंड या हाइब्रिड फंड सिलेक्ट किया है तो इक्विटी जितना रिटर्न, पराग पारिक जितना रिटर्न नहीं दिखेगा। ठीक है, तो स्कीम का डिटेल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्कीम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें उसमें उसके थ्रू दिखती है कि वेदर इट इज गुड, बैड और अगली, राइट? तो आई थिंक मैं ये कमेंट फिलहाल सेव करना चाहूंगी। सर आप वापस हमें मैसेज अगले अगले टाइम के लिए आप मैसेज कीजिएगा और कहिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या स्कीम है। पराग पारिक गुड टू हैव है। मेरे एसेट में भी अगर आप कोई इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड है, हाँ फोकस फंड में कहीं दिख रहा था कि हाँ रिटर्न्स का कुछ इशू था, बट देयर हैज बीन अ रिकवरी इन लास्ट 2 क्वार्टर्स एंड फर्दर वी सी स्टिल मोर रिकवरी हैपनिंग। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर वो फोकस फंड है तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 5 साल आप इस फंड में गुजार चुके हैं। ओके, सो मुझे पता था निशा यही कहेंगे कि अभी एग्जिट मत कीजिए। ओके जयबीर जी, अगर आप और क्लैरिटी से अपने स्कीम्स के भी नाम लिख देते ना तो हमारे लिए और इजी होता। ऑलराइट, चलिए अब करते हैं दीपक जी का क्वेश्चन लेते हैं। दीपक जी का क्वेश्चन है, मैंने 5 साल से निवेश कर रहा हूँ, हर महीने 14,000 की सिप करता हूँ, तो इनकी स्कीम्स पर एक नज़र डालते हैं। प्लीज़ इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएंगे। DSP स्मॉल कैप 2000 का निवेश है, मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में 4000 का निवेश है, कोटक के फ्लेक्सी कैप में 3000 का निवेश है, SBI के ब्लू चिप फंड में 3000 का निवेश है, HDFC का BAF बैलेंस एडवांटेज फंड 2000 का निवेश है इनके पास, और इनके पास यहाँ PF में भी हम देख रहे हैं 7,30,000 रुपये हैं। तो इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो वो हम बाद में लेकर आएंगे। पहले दीपक जी आपके पोर्टफोलियो को डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ आपने देखा ये दीपक जी का पोर्टफोलियो है। ओके, इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो इनकी वाइफ की पोर्टफोलियो में है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, ICICI का लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा फंड, साथ में PF में इनके 80,000 रुपये हैं। तो ये और ये जो इनकी वाइफ दोनों मिलकर के निवेश कर रहे हैं और इनके लक्ष्य हैं बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और अपना रिटायरमेंट। 3 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं 15 से 20 साल में। मिस्टर दीपक एंड मिसेस दीपक इन दोनों का पोर्टफोलियो है। मैं चाहूँगी कि जब निशा जवाब दे रही हूँ तो हम उनका पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं, सो दैट निशा गेट्स एन आइडिया। निशा बताइए क्या करना चाहिए। सो दीपक जी,
प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है आपका और आपके वाइफ का, तो मेरे हिसाब से वो हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। वो पैसों को आपको लास्ट तक हाथ नहीं लगाना है। मतलब जब भी आप रिटायरमेंट टच करेंगे तब वो पैसा आपके लिए आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन के आएगा। क्योंकि अगर आपके इतने गोल्स है कि बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, सो मेरे हिसाब से एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानर, योर ड्यूटी एज पेरेंट्स इज टू गिव गुड एजुकेशन। शादी के लिए पैसा नहीं जमा करना चाहिए। शादी अपनी मर्जी से करने दीजिए, अपने पैसे कमा के शादी करने दीजिए। वो जमाना जा चुका है कि माँ बाप भी शादी के लिए पैसा जमा करेंगे। नो, लड़की हो या लड़का, वी आर इन जेंडर इक्वालिटी। तो शादी वाला गोल मैं नहीं काउंट करूंगी आपके लिए। हाँ, पढ़ाई एंड रिटायरमेंट, यस टू, उसके पढ़ाई नहीं कहूंगी, पहले रिटायरमेंट कहूंगी। बिकॉज रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलती है, रिटायरमेंट के लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिटायरमेंट इज़ नॉन निगोशिएबल गोल। तो जब भी आप ये रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि प्रोविडेंट फंड आप कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस जो आप ये इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ फंड्स को कम कीजिए। बहुत ज़्यादा फंड्स है, बिटवीन यू एंड योर वाइफ नॉट मोर देन 4 to 5 फंड्स मैक्सिमम। क्योंकि अगर आपके गोल्स है रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, दैट्स इट। हाँ, वेकेशन, कार, योर वे अपग्रेडिंग गैजेट्स, होम, और ये सब अगर गोल्स होते तो हम कहते हैं कि मल्टीपल फंड्स कीजिए। बट लुकिंग एट योर फंड्स, दीज आर गुड। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये ओवरलैप हो सकता है। तो अगर आप कभी भी इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे तो आप तभी कीजिएगा, लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी अच्छा है। कॉन्ट्रा बेसिकली थीम ऐसी है कि कॉन्ट्रा में वो स्टॉक्स होते हैं जो कहते हैं कि मार्केट के अगेंस्ट चलेंगे। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उनको लगेगा कि ये मंदी वाला मार्केट है, और तभी वैसे कॉन्ट्रा थीम चलती है। तो सम एक्सपोजर इज ओके, बट इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स मत बढ़ाइएगा। ओके, बहुत सारे फंड हैं, तो आपको जो है ना इतनी सारी स्कीम्स जो है अपने पोर्टफोलियो में, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, कोई इसका मतलब नहीं होता है निशा सिंह कि जितना आप अपने पोर्टफोलियो को टाइट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऑलराइट, क्वेश्चंस रुक नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा समय इतना ही था। निशा, थैंक यू सो मच निशा फॉर योर टाइम टुडे। एंड बहुत जल्दी निशा को हम वापस लेकर आएंगे। भाई इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिन लोगों के क्वेश्चन छूट गए हैं उन्हें हम कल वाले शो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए शुक्रिया निशा, जल्दी मुलाकात होती है। बाय बाय। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। आज के शो को यही वाइंड अप कर रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, पर हम इसे 1 घंटे में इतने ही आज शामिल कर पाएँ। इसीलिए हम मंडे टू फ्राइडे हर दिन शाम को 4 से 5 लेकर आते हैं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, ताकि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे। आज जो मिस में उन्हें हम कल लेकर आएंगे, तो ज़रूर जुड़िएगा कल शाम को 4 बजे मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मेरी सिर्फ मेरा सवाल।